Assalamualaikum students. I hope all of you are fine. आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ IAS33 अर्निंग्स पर शेयर. अर्निंग्स पर शेयर इज़ वन ऑफ द की रेशियो और इट्स आई थिंक इट्स इन फैक्ट इट्स द ओनली रेशियो जिसके ऊपर एक आपको IFRS मौजूद मिलेगा. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 एक कंप्लीट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किया गया है इस रेशियो के लिए. तो वैसे तो हम जब रेशियोज़ का टॉपिक पढ़ेंगे तो यू विल सी देयर आर लॉट्स ऑफ रेशियोज़ विच आर अंडर द स्कोप ऑफ IF7 दिस पेपर. लेकिन इस पर्टिकुलर रेशियो की एक अपनी ख़ास एक इम्पॉर्टेंस है जिसकी वजह से इन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये डेवलप किया हुआ है. तो IAS33 की क्या इतनी ख़ास इम्पॉर्टेंस है, किस तरीके से इसको जो है वो इतनी वेटेज दी जा रही है, क्यों वेटेज दी जा रही है कि इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मौजूद है. वैसे आप देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. वी हैव अ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 से ऊपर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है. नेट प्रॉफिट रेशियो होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ रेशियोज़. लेकिन दिस इज़ द ओनली रेशियो जिसके ऊपर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो प्रॉपर मौजूद है. सो व्हाई दिस पर्टिकुलर रेशियो इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट. तो जो इसका रीज़न है वो क्या है कि हम इसको कनेक्ट करते हैं विद द प्राइस अर्निंग रेशियो. अगर हम इसको कनेक्ट करें विद द PE रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो. प्राइस अर्निंग रेशियो का जो हमारा फॉर्मूला यूज होता है वो होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर. मार्केट प्राइस पर शेयर divided by earnings per share, that is the formula for the price earning ratio. अगर हम EPS को ऑपोजिट साइड पर ले जाके PE से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है मार्केट प्राइस पर शेयर. मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए, एक शेयर की रैशनल वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है PE इंटू अर्निंग्स पर शेयर. अब क्योंकि PE जो है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए कांस्टेंट नॉर्मली होता है, लाइक सीमेंट इंडस्ट्री का PE अलग होगा, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसका PE अलग होगा, इसी तरीके से कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसका PE अलग होगा, सर्विस इंडस्ट्री का PE अलग होगा. डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से जो है वो PE का एक एवरेज लिया जाता है. तो PE आप अज्यूम करेंगे हम इसको यहाँ पे कांस्टेंट फिगर है. तो वट एवर भी द EPS, जब हम इसको EPS से मल्टीप्लाई करेंगे ही तो मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो ड्राइव होगी. फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल PE जो है एक कंपनी का जो है वो 5 रुपीज़ है, 5 है प्राइस अर्निंग रेशियो, और उसका अर्निंग्स पर शेयर भी 5 आता है, तो इसकी मार्केट प्राइस एक्सपेक्टेड जो ड्राइव होती है वो आती है 25. तो ये इस शेयर की एक रैशनल वैल्यू अज्यूम की जाती है कि ये शेयर 25 की वेटेज का है. अब अगर मार्केट के अंदर इस वक्त ये शेयर 28 पे ट्रेड हो रहा है, दैट मीन्स कि ये अपनी रैशनल वैल्यू से ऊपर जाके ट्रेड हो रहा है, तो ये इस वक्त मार्केट के अंदर इस शेयर का सेलिंग टाइम है. तो अगर आपके पास शेयर्स हैं तो आप मार्केट में इसको जाके सेल करें. लेकिन अगर इसकी मार्केट प्राइस जो है रैशनल वो 25 और करंटली ये ट्रेड हो रहा है एट अ वैल्यू ऑफ 20, दैट मीन्स कि ये शेयर मार्केट में अपनी प्राइस से कम पे ट्रेड हो रहा है, अंडर वैल्यू हुआ है. सो दिस विल बी द बाइंग टाइम. अब बाइंग टाइम एंड सेलिंग टाइम जो होगा वो डिपेंडेंट किस पे है? मार्केट प्राइस पे. मार्केट प्राइस किस पे डिपेंडेंट है? अर्निंग्स पर शेयर पे. अर्निंग्स पर शेयर अगर आपने गलत कैलकुलेट किया तो डेफिनेटली मार्केट प्राइस गलत कैलकुलेट होगी. मार्केट प्राइस गलत कैलकुलेट होगी तो ये सारा का सारा जो स्कोप है स्टॉक मार्केट के जो डिसीजन मेकिंग है शेयर होल्डर्स की और एनालिस्ट की, वो काफ़ी हद तक जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है. हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी कंपनी ने बाय मिस्टेक EPS 5 की जगह 10 कैलकुलेट कर दिया, तो 10 को जब मैं 5 से PE रेशियो विच इज द कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 50. 50 का मतलब है कि 20 पे भी बाइंग टाइम है, 28 पे भी बाइंग टाइम है. हालांकि रैशनल प्राइस के हिसाब से ये सेलिंग टाइम था 28 का. इवन 30 पे भी शेयर जाएगा तो शेयर होल्डर्स को लगेगा ये बाइंग टाइम है, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि शेयर्स की ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 50 है
और 50 के हिसाब से 30 को अगर मैं कंपेयर करूँ तो शेयर अंडर वैल्यू हुआ है। तो आपने कहा दिस इज ऑल्सो अ बाइंग टाइम, और आप फिर ओवर स्टेटेड वैल्यूज़ पे शेयर्स खरीद लेते हैं एंड एज अ रिजल्ट मार्केट जो है वो नीचे जाती है, शेयर्स प्राइस नीचे जाती है और फिर अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को लॉस सफ़र करना पड़ता है। अब एक शेयर आर्टिफिशियली अगर वैल्यू 30 पे चला गया था किसी वक्त और उसकी रैशनल वैल्यू 25 है, तो वो हमेशा 25, 26, 27 पे ट्रेड होता रहेगा, और आप 30 के ऊपर अगर बाइंग करके बैठे हुए ओवर प्राइस होके, एट दैट टाइम आपने जब ओवर प्राइस था शेयर उस वक्त आपने बाइंग की थी, तो फिर आपको फिर उसको लॉस पे ही सेल करना पड़ता है। तो इस लॉस से बचाने के लिए शेयर होल्डर्स को IAS 33 ने बताया है कि जैसे हम बताएंगे दुनिया का हर प्रोफेशनल अकाउंटेंट वैसे ही अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट करेगा, अपनी मर्जी से कोई EPS को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और आप सबको पता है कि जो भी अकाउंटेंट्स करते हैं IFRS के हिसाब से, उनके काम को बाद में आगे वेरीफाई करा होता है आगे ऑडिटर। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, या अगर हम कहें कि एक इम्पोर्टेंस जो EPS की थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब IAS 33 कहता है कि हर कंपनी अपना EPS कैलकुलेट करे और अपनी इनकम स्टेटमेंट के बॉटम पे जाके उसको रिपोर्ट करे हर साल, ताकि शेयर होल्डर्स को पता चले कि जब हम कंपैरेटिव फिगर से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पिछले साल हमारा EPS क्या था और इस साल EPS क्या है। तो जैसे जैसे EPS बिजनेस का ग्रो करता है वैसे वैसे बेनिफिट होता है शेयर होल्डर को। अच्छा, EPS का मतलब क्या है? आपने कहा EPS का मतलब है अर्निंग्स पर शेयर, कि एक शेयर पे कंपनी कितनी अर्निंग्स कमा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ हमारे पास एक है प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैविंग अ वैल्यू ऑफ 6 लाख, टैक्स आपने अज्यूम करे 10% कैलकुलेट किया अगर, तो 60,000 का टैक्स हो गया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा 5,40,000 का। अब 5,40,000 का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है, इसको हम रिटेन्स में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर यहाँ से हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं। अब आपने कहा फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स को 2 लाख रुपए का डिविडेंड दे दिया गया है, तो जो कंपनी ने रिटेन किया है प्रॉफिट वो कितना अमाउंट है? 3,40,000। अब द क्वेश्चन इज, क्या एक शेयर होल्डर के लिए ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है, ये डिविडेंड्स को कितना मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट है, या कंपनी कितना रिटेन करी है ये इंपॉर्टेंट है? तो क्या कंपनी के शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलने से बेनिफिट होगा? तो द आंसर इज यस। जब भी डिविडेंड मिलेगा उसका अल्टीमेट बेनिफिट किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को मिलेगा। 2 लाख रुपए का तो डिविडेंड का फायदा है, इसका मतलब शेयर होल्डर विल बी इंटरेस्टेड टू नो कि कंपनी का डिविडेंड पर शेयर कितना है। उसके बाद आ जाएगा रिटेन प्रॉफिट। क्या शेयर होल्डर्स को रिटेन प्रॉफिट से बेनिफिट होता है? तो द आंसर इज यस, क्योंकि जितना प्रॉफिट कंपनी रिटेन करेगी उसको बिजनेस में री इन्वेस्ट करेगी, री इन्वेस्ट करके बिजनेस ग्रो होगा। जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो आपकी प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी इन्हांस होगी और एज अ रिजल्ट आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, तो इनडायरेक्टली शेयर प्राइस बढ़ेगी। तो जब शेयर प्राइस बढ़ेगी, इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन, जब शेयर प्राइस बढ़ेगी तो वो बेनिफिट भी अल्टीमेटली शेयर होल्डर की तरफ ट्रांसफर होगा, क्योंकि हर शेयर होल्डर इंटरेस्टेड होता है रेवेन्यू गेन में। रेवेन्यू गेन क्या होता है? डिविडेंड्स शेयर्स के हिसाब से। और कैपिटल गेन क्या होता है? एप्रिसिएशन इन द शेयर प्राइस, कि शेयर प्राइस भी बढ़े। तो मैं चाहूंगा कि अगर मैंने 100 रुपीज़ का शेयर खरीदा है तो वो अप्रिशिएट करके 150 का हो जाए, 200 का हो जाए, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ अप्रिशिएट करे, सो दैट आई कैन एंजॉय द कैपिटल गेन एज वेल। सो क्या 3,40,000 शेयर होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट है? तो द आंसर इज यस। तो आपने कहा ये डिविडेंड भी शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है और ये भी, इसका मतलब ये दोनों अमाउंट शेयर होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर जब हम इन दोनों अमाउंट को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या बनता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज 5,40,000। तो अर्निंग्स का मतलब है प्रॉफिट्स वो जो अवेलेबल हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। क्योंकि बात हो रही है यहाँ से ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की, तो इसलिए हम अर्निंग्स कैलकुलेट करते हुए, जब हम अर्निंग्स कैलकुलेट करते हैं, ये अर्निंग्स रहे लिखी हुई है, अर्निंग्स कैलकुलेट करते हुए हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस कर देते हैं अगर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है।
क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के हिसाब से हम ईपीएस कभी भी कैलकुलेट नहीं करते। ईपीएस इज ओनली फॉर द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, और उन्हीं की शेयर प्राइस फ्लक्चुएट कर रही होती है। तो हमने पहले डिविडेंड निकाल देना है किसका, प्रेफरेंस वालों को। उसके बाद जो भी बचेगा वो सब का सब प्रॉफिट ऑर्डिनरी का, कंपनी चाहे डिस्ट्रीब्यूट करे चाहे रिटेन करे, इन बोथ द केसेस बेनिफिट किसको होना है, शेयर होल्डर को होना है, ऑर्डिनरी वाले को। अब आपने कहा प्रेफरेंस डिविडेंड कौन सा होना चाहिए, तो आपने कहा ये डिविडेंड होगा हमेशा इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, क्योंकि आपको पता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स IAS 32 में हमने पढ़ा है कि वो लोन होते हैं, वो लायबिलिटी होते हैं, उसका डिविडेंड फाइनेंस कॉस्ट में चले जाता है पीएनएल के अंदर, तो वो इसमें से प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ऑलरेडी डिडक्टेड होगा। इसी तरह अगर ग्रुप का ईपीएस हम कैलकुलेट करें, मतलब कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का ईपीएस कैलकुलेट करें, तो फिर हमें डिडक्ट करना पड़ेगा एनसीआई को भी, दैट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो ये जब हम प्रॉफिट सारे माइनस कर देते हैं डिफरेंट लोगों के, तो फिर ये बच जाता है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। तो वो प्रॉफिट जो किसका है, प्योरली ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का। उसको हम जो है वो अर्निंग्स की डेफिनेशन में लेके जाते हैं और डिवाइड बाय कर देते हैं हम नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, तो हमारा अर्निंग्स पर शेयर आ जाता है। अब IAS 33 कहता है कि आपने जब ईपीएस कैलकुलेट करना है और रिपोर्ट करना है, तो आपको दो तरह की ईपीएस निकालने हैं। एक कहलाता है हमारा बेसिक ईपीएस और एक कहलाता है हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस। बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस में बेसिक डिफरेंस क्या है, अगर मैं आपको बताऊं बहुत आसान अल्फाज में, तो बेसिक ईपीएस आपको बताता है कि करंटली अभी हमारा ईपीएस क्या है। डाइल्यूटेड ईपीएस आपको ये बताता है कि अगर वर्स्ट सिनेरियो में ईपीएस डाइल्यूट हुआ, ईपीएस गिरा, तो मैक्सिमम ईपीएस कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ तक डाइल्यूट हो सकता है। ये आप समझ लें आसान अल्फाज में, टू बी वेरी सिंपल हम इसको कह सकते हैं कि जो वर्स्ट के सिनेरियो होता है वो हम इसमें रिपोर्ट कर रहे होते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस में। तो एक बेसिक ईपीएस हो गया और एक डाइल्यूटेड ईपीएस हो गया। तो हमें दो तरह के ईपीएस कैलकुलेट करने होते हैं। डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करते हुए हमारा अजम्पशन होता है कि जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स कन्वर्ट होगा इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं? पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं कि जो आज ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं है, बट दे हैव द पोटेंशियल टू कन्वर्ट इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। लाइक एग्जांपल क्या बन सकती है इसकी, आपने कहा कन्वर्टेबल लोन। कन्वर्टेबल लोन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। कन्वर्टेबल लोन क्या कहता है, IAS 32 में हमने पढ़ा था कि लोन विच इज करंटली अ लोन, बट दिस लोन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर। तो होल्डर चाहे तो इसको ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसका नाम, इन इंस्ट्रूमेंट्स का नाम रखा गया है पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। तो एक हो जाएगा कन्वर्टेबल लोन, एक कहलाते हैं शेयर ऑप्शंस, वो भी इसके डेफिनेशन में फॉलो करते हैं। शेयर ऑप्शंस क्या होते हैं कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम शेयर ऑप्शंस कहते हैं जिसके थ्रू कंपनी के पास राइट होता है, बट नॉट द ऑब्लिगेशन, टू परचेज सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर एट अ पर्टिकुलर एक्साइज प्राइस। एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आपको शेयर ऑप्शंस कंपनी दे देती है, जो आप क्राइटेरिया मीट करने के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ कि कंपनी ने मुझे ऑप्शन दिया कि आप 3 साल में कभी भी शेयर ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम आपको शेयर देंगे 100 रुपये का, हम आपको शेयर देंगे 100 रुपये का। अब मेरा काम क्या है कि मैं इस ऐसी एफर्ट्स करूं कि शेयर की प्राइस बढ़ जाए। तो अगर एट द टाइम ऑफ जब हमने इसको एक्सरसाइज किया, उस पॉइंट पे अगर शेयर प्राइस बढ़ के मार्केट वैल्यू चली जाए 1000 रुपये पे, लेकिन कंपनी मुझे ऑप्शन की वजह से कितने का शेयर देगी, जस्ट फॉर 100 रुपीज़, तो मुझे पर शेयर पे 900 का गेन हो सकता है। ये ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो लोग जो शेयर प्राइस को बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं, वो फुल डेडिकेशन के साथ कैपिटल गेन के ऊपर काम करें। तो शेयर प्राइस की एप्रिसिएशन सबका फ़ायदा देगी।
सो दैट इज़ द रीज़न कंपनी शेयर ऑप्शंस देती है ताकि कंपनी ग्रो करे, क्योंकि एक कंपनी जिसकी शेयर प्राइस ज़्यादा है, अगर वो आर्टिफिशियल नहीं है, जेन्युइन प्राइस बढ़ी है, दैट मीन्स कि वो बड़ी कंपनी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक कंपनी बड़ी है तो फॉर एग्जाम्पल उसका शेयर 1000 रुपये का है, और अगर उसके कंपैरिजन में एक छोटी कंपनी है तो उसका शेयर हो सकता है 200 रुपये का। तो आपको अगर शेयर ये इन्फ्लेटेड, प्राइस इन्फ्लेटेड नहीं है, तो आपको ये बहुत पता चल सकता है प्राइस से, मार्केट वैल्यू से, कि यार ये बड़ी कंपनी है और ये छोटी कंपनी है। ये कंपनी जो है वो डेफिनेटली फ्यूचर के ग्रोथ के चांसेस के कम होंगे, और डेफिनेटली डिविडेंड भी कम देती होगी, इसका प्रॉफिट भी कम होगा, इसके एसेट्स भी कम होंगे। और जो बड़ी कंपनी है डेफिनेटली उसके एसेट्स भी ज़्यादा होंगे, उसमें ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, और उसमें डिविडेंड भी अच्छा मिलता होगा। तो डायल्यूटेड ईपीएस में हमारा अजम्पशन क्या है कि हम अज्यूम करें कि सारे के सारे जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो कन्वर्ट होगा इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, और फिर हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ेगा, जब ऑर्डिनरी शेयर्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ईपीएस डायल्यूट हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियोस का क्या होगा। बेसिक ईपीएस हमें करंट सिचुएशन में बताता है कि करंट पोजीशन क्या है इस वक्त ईपीएस की। तो अगर मैं आपसे पूछूँ इसका फॉर्मूला क्या हम यूज़ करेंगे ईपीएस कैलकुलेट करने का, बेसिक ईपीएस में इसका फॉर्मूला होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिंगल कंपनी के हवाले से बात कर रहा हूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स। डन। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है जो आपको बता रही है कि डायल्यूटेड ईपीएस होगा और एक बेसिक ईपीएस होगा। डायल्यूटेड ईपीएस में हम जब पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स को कन्वर्ट करेंगे तो एडजस्टेड अर्निंग्स बनेंगी। एडजस्टेड अर्निंग्स बनाने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर लोन कन्वर्ट हो जाएगा टू ऑर्डिनरी शेयर्स तो आपका इंटरेस्ट सेव होगा। जब आपका इंटरेस्ट सेव होगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट आपकी जीरो हो गई है। एडजस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स जो हमारे होंगे, जो हमने आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स, जो हमारे न्यू शेयर्स आएंगे वो इसमें आ जाएंगे। तो ये दोनों मिला के हम कैलकुलेट करते हैं डायल्यूटेड ईपीएस। बेसिक ईपीएस जो है उसके अंदर जो हम चीज़ों को डील करते हैं वो फुल प्राइस होती है, शेयर एट द फुल मार्केट प्राइस, मतलब जितने का मार्केट में ट्रेड हो रहा है शेयर उसके ऊपर। कंपनी बोनस इशू अगर इशू करती है तो उसको भी हमें डील करना होता है बेसिक ईपीएस के अंदर, कि अगर कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए हैं, बोनस शेयर्स का मतलब क्या है, कंपनी ने फ्री में शेयर इशू किए हैं, मतलब शेयर इशू हुए हैं उसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं आई तो प्रॉफिट्स पे उसका इम्पैक्ट नहीं आता, न्यूमरेटर पे इम्पैक्ट नहीं आता, डिनोमिनेटर बढ़ जाता है आपका शेयर्स की वजह से। जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो डेफिनेटली ईपीएस आपका कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। राइट शेयर्स जो है अगर हम बात करें तो राइट शेयर्स में शेयर्स भी बढ़ते हैं, पैसा भी आता है, लेकिन उतना पैसा नहीं आता क्योंकि राइट शेयर डिस्काउंटेड प्राइस पे होते हैं। शेयर होल्डर्स को एक एडजस्टेड प्राइस के ऊपर आप राइट शेयर्स इशू करते हैं, तो दैट इज द रीजन स्लाइट सा इम्पैक्ट राइट शेयर्स का भी आता है ऑन द ईपीएस। तो पेपर में अगर वो एमसीक्यूज पूछता है कि यार बोनस शेयर्स का ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट आता है, तो ये बात रखिएगा बोनस शेयर से ईपीएस डाउन होगा बेसिक ईपीएस, और राइट शेयर से ईपीएस का क्या इम्पैक्ट आएगा, तो राइट शेयर से भी डाउन होगा, लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना बोनस का होगा, क्योंकि राइट शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट मिल रही होती है। चलो अब हम इससे फॉर्मूले पे आ जाते हैं। फॉर्मूला क्या है, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय बेसिक ईपीएस का नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अब अर्निंग्स का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर अवेलेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, मतलब प्रेफरेंस वालों का कंट्रीब्यूशन माइनस कर दें, अगर कोई एनसीआई है ग्रुप के पर्सपेक्टिव से तो वो भी माइनस कर दें। तो प्योरली ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ऑफ द पेरेंट कंपनी के हवाले से हमें इसको कैलकुलेट करना है। फिर लिखा हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर क्या है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब क्या है कि अगर IAS 33 कहता है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आई है 1 साल के लिए तो डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स भी 1 साल के काउंट होंगे, लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आई है 6 मंथ्स के लिए तो फिर
नंबर ऑफ शेयर्स भी 6 मंथ्स पे प्रोपोर्शनेट होंगे। इसका मतलब क्या है, अगर हम अपनी एग्जांपल लें, सपोज हमारे पास 1 जनवरी को हमारे पास शेयर्स थे 2 लाख, फिर हमने 1 जुलाई को शेयर इशू किए 2 लाख, तो जो हमारे 31 दिसंबर पे शेयर्स होंगे इन टोटल वो होंगे 4 लाख। तो इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी तो हमारे पास 4 लाख होगा, लेकिन IAS 33 कहता है कि हमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो क्या इन शेयर्स की इन्वेस्टमेंट हमने 12 महीने यूज़ किए? तो आंसर इज यस, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जनवरी में आ गई होगी, तो हमने 12 महीने यूज़ किया, तो ये इसको हम पूरा पूरा काउंट करेंगे 2 लाख रुपीज़ पे, 2 लाख शेयर्स पे। लेकिन क्या इन शेयर्स की इन्वेस्टमेंट हमने 12 महीने यूज़ की होगी? तो द आंसर इज नो। ये इन्वेस्टमेंट ही 1 जुलाई को आई होगी, तो हमने इसको यूज़ किया होगा 6 मंथ्स के लिए। तो 6/12 मैं करूँगा तो ये आ जाएगा 1 लाख, तो टोटल मिला के हो जाएगा 3 लाख। इसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स। तो हमें वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स निकालना होता है। डायल्यूटेड EPS पे अभी हम बात नहीं करें राइट नाउ, अभी हम बेसिक EPS पे फोकस करें। हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन का नाम ही क्या, एग्जाम्पल 1 फुल मार्केट प्राइस। फुल मार्केट प्राइस के ऊपर एक सवाल हम कर रहे हैं। Robert had 6,000 ordinary shares in issue on 1st January 2003। 1st जनवरी को रॉबर्ट के पास शेयर्स थे 6,000। On 1st April रॉबर्ट issued 1,500 शेयर्स एट द फुल मार्केट प्राइस, और अर्निंग्स जो इसने बताई हुई है वो है 1,200 की। तो अब अगर हम एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करें, तो आपने कहा बेसिक EPS का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमारे पास गिवन है, या अर्निंग्स जिन्होंने बताई हुई है 1,200 की, मतलब इसमें से डिविडेंड माइनस हुआ हुआ है प्रेफरेंस वालों का, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। फिर हमारे पास जो शेयर्स 1 जनवरी को थे वो थे 6,000। आप देख सकते हैं 6,000 शेयर्स हमारे पास मौजूद थे। थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड अगर कर दूं, ऑन 1 जनवरी, और मेरा एयर एंड है 31 दिसंबर। दैट मीन्स के पूरे 12 महीने हो चुके हैं इन शेयर्स के। तो जिन शेयर्स के 12 महीने हो चुके हैं उनको हम कंप्लीट पूरा पूरा काउंट करेंगे। लेकिन अगर आप इन शेयर्स की बात करें, जब कंपनी ने फुल मार्केट प्राइस पे शेयर इशू किए हैं, वो किए हैं ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को कंपनी ने इशू किए हैं 1,500 शेयर्स फर्दर। तो इन शेयर्स के 12 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं। तो हम अप्रैल से काउंट करें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इन शेयर्स की काउंट हुए 9 मंथ्स। तो मैं 1,500 के लूँगा 9/12, और ये मेरा आ जाएगा अर्निंग्स पर शेयर। तो 1,500 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 1,125 प्लस 6,000, तो ये हो जाएगा 7,125, और ये है 1,200। तो जब मैं 1,200 को डिवाइड करूँगा 7,125 से, तो ये आ जाएगा 0.168 $4।
तो आप नॉर्मली, क्योंकि ईपीएस की वैल्यू अक्सर 1 से कम ही आ रही होती है कंपनीज की, तो कंपनीज क्या करती हैं इसको सेंट्स में रिपोर्ट करते हैं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो ये 16.84 सेंट्स हो जाएगा। तो 16.84 सेंट्स जो है उसके ऊपर जो है वो हमारा अमाउंट आ जाएगा। हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज रिलेटेड टू द बोनस शेयर्स। जैसा मैंने आपको बताया था, बोनस शेयर्स फ्री में इशू होते हैं, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती, तो उसके आने से ईपीएस डाइल्यूट होता है हमेशा। बोनस शेयर्स में याद रखिएगा, अजम्पशन ये होता है कि जिस दिन शेयर्स आए उसी दिन बोनस भी आ गया। ये हमेशा बोनस शेयर्स का अजम्पशन होगा। तो हमें सबसे पहले काम करना क्या होता है, बोनस शेयर्स में कैलकुलेट करना होता है हमें बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर, कि बोनस का एलिमेंट कितना है। इसको कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं, 1 प्लस बोनस शेयर इशूड फॉर 1 ऑर्डिनरी शेयर। एक ऑर्डिनरी शेयर के बदले कंपनी कितना बोनस दे रही है। देखते हैं ज़रा, बोनस की अगर बात करें तो लिखा हुआ है कि बोनस कंपनी ने दिया है 1 for 4। 1 for 4 का मतलब क्या होता है कि 4 शेयर्स के बदले कंपनी 1 शेयर दे रही है। तो 1 तो कांस्टेंट है, इसमें प्लस 4 शेयर्स के बदले अगर कंपनी 1 शेयर दे रही है बोनस, तो एक ऑर्डिनरी शेयर के बदले कंपनी कितना बोनस दे रही होगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अगर लिखा होता 1 बोनस 1 ऑर्डिनरी, क्या मतलब एक ऑर्डिनरी के बदले 1 बोनस है। लेकिन अगर लिखा होता 1 बोनस फॉर 2 ऑर्डिनरी, इसका मतलब कंपनी एक ऑर्डिनरी शेयर के बदले 0.5 दे रही है। और यहां क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, 1 for 4, 1 बोनस फॉर 4 ऑर्डिनरी। तो इन दैट केस आप 1/4 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.25। हमारा बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर हो जाएगा 1.25 का। अब इस बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर को आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ शेयर्स पे हमेशा। लाइक हमारे पास, अब हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 इज वेरी मच सिमिलर, बस फर्क सिर्फ क्या है कि 1 अप्रैल को पहले उसने फुल प्राइस पे शेयर इशू किया था, अब इसने बोनस शेयर इशू किए। तो बोनस शेयर्स का हमने बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। तो आपने क्या करना है, बेसिक ईपीएस निकालना है हमने एग्जाम्पल 2 के अंदर। अर्निंग्स हमारी आ रही है 1200 की, और इन इशू शेयर्स हमारे पास हैं ऑलरेडी 6000। क्या इन शेयर्स के 12 मंथ्स हो चुके हैं? तो आपने कहा जनवरी से लेकर दिसंबर तक इन शेयर्स के 12 मंथ्स हो चुके हैं। तो फिर आपको सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है विद द बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर विच इज 1.25। तो यह आ जाएगा 6000 इंटू 1.25, 7500। नोट करिएगा, हालांकि ये 1 अप्रैल को आया है, लेकिन हमने बोनस को प्रोपोर्शनेट नहीं किया, क्योंकि IAS 33 कहता है कि आप बोनस के लिए हमेशा पॉइंट क्या बनाएंगे, जो इसमें अजम्पशन हम बनाएंगे वो क्या है, जिस दिन शेयर आए थे उसी दिन उसका बोनस आ गया, बेशक अनाउंस लेट हुआ है। तो 1200 डिवाइडेड बाय 7500, तो ये आ जाएगा 0.16, और जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये बनेगा 16 सेंट्स। हम एक और क्वेश्चन करते हैं बोनस का। अच्छा, बोनस शेयर्स के अंदर एक चीज़ नोट करिएगा ज़रा, कि जब भी कंपनी अपना ईपीएस रिपोर्ट करती है, फॉर एग्जांपल ये 20
2010 है और ये 2011 है। बोनस शेयर्स कंपनी इशू कर रही है 2011 में ओनली। 2010 में उसने कोई ईपीएस बोनस शेयर इशू नहीं किया। अब यहाँ अगर ईपीएस आ रहा है फॉर एग्जांपल 18 सेंट्स और यहाँ का ईपीएस आ रहा है 16 सेंट्स, तो IAS 33 कहता है कि ये दो ईपीएस आपस में कंपेरेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप सबको पता है कि बोनस के इश्यू होने से ईपीएस गिर जाता है, ईपीएस डाउन हो जाता है। तो ईपीएस डाउन होने की वजह से हम इसके ऊपर कैलकुलेट नहीं कर सकते इसका इम्पैक्ट, एंड दीज टू फिगर्स आर नाउ नॉट कंपेरेबल। सो दैट इज द रीजन IAS 33 सेज कि अगर किसी साल आपने ईपीएस कैलकुलेट किया है और बोनस आया है तो आप पिछले साल को रीस्टेट करो। पिछले साल को रीस्टेट करने का तरीका क्या है कि आपको इस वैल्यू को कंपेरेबल बनाने के लिए 18 सेंट्स को कंपेरेबल बनाने के लिए आपको इसको भी BAF से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं BAF से डिवाइड करता हूं इसको, तो ये बनेगा 18 डिवाइडेड बाय 1.25, तो ये बनेगा 14.4 सेंट्स। अब 14.4 से 16 सेंट्स की तरफ अगर हम जाएं तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स में ग्रोथ आ रही है, बिजनेस ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर मैं गलत कंपैरिजन करता हूँ 18 का 16 से, आपको लगेगा बिजनेस डाउन हो रहा है। तो रिमेंबर दिस पॉइंट कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन दो चीज़ों का सिर्फ जब हो सकता है जब इनके बेसिस सेम हो। तो क्योंकि करंट ईयर में आपने डिनोमिनेटर में 1.25 का BAF कैलकुलेट किया था और यूज़ किया था, तो लास्ट ईयर भी जब तक आप BAF यूज़ नहीं करोगे तब तक ये फिगर्स कंपेरेबल नहीं बनेंगे। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप इत्तेफाक से हमारी एग्जाम्पल बिल्कुल वही है। देखें करंट ईयर का ईपीएस जो हमने निकाला था वो 16 सेंट्स निकाला है। पिछले साल का कंपनी ने जो ईपीएस बताया हुआ है वो बताया हुआ है 18 सेंट्स। तो पिछले साल का 18 सेंट्स और इस साल का 16 सेंट आपस में कंपेरेबल नहीं है जब तक आप इसको रीस्टेट नहीं करेंगे। रीस्टेट करने के बाद इसको हम कहते हैं रीस्टेटेड ईपीएस। अब नाउ दीज टू फिगर्स आर कंपेरेबल एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि बिजनेस की डायरेक्शन क्या है, कि बिजनेस जो है वो हमारा ग्रो कर रहा है या बिजनेस हमारा डाउन। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द बोनस शेयर्स। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम राइट शेयर्स